Assalamualaikum, it's Vardali. Welcome to Psychic Learners Academy by Bia Baloch. We are starting our lesson 25, that is prejudice and discrimination. तो हमने जो पीछे एटीट्यूड चेंज पढ़ा है उसके बारे में कुछ एक्टिविटीज़ हैं. ठीक है, एक्टिविटी एक दी गई है आपको कॉग्निटिव डिसोनेंस पे. इट इज़ जस्ट एन एक्टिविटी कि आप एक एग्रीमेंट पर आपने रेट करना है खुद को. 7 पॉइंट का स्केल है. ठीक है, और उस स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है कि इलिटरेसी इज अ सीरियस प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्स अटेंशन. ठीक है, तो इसमें आप क्या 7 पॉइंट स्केल है तो इसमें आप क्या रेट करते हैं? ठीक है, और हैव यू पर्सनली डन एनीथिंग टू हेल्प रिड्यूस इलिटरेसी. ठीक है, ये एक्टिविटी जो है ये आप को कॉग्निटिव डिसोनेंस को एक्सपीरियंस करवाने के लिए की गई है. ठीक है, उसके बाद आता है अप्लाइड साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी लैब. जो हम अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखें एटीट्यूड के और बिहेवियरल चेंज के प्रिंसिपल्स पर, ठीक है, तो उसमें होता है कि हमने इमेज बनाना होता है. ठीक है, ये जितने भी हमारे पब्लिक रिलेशंस होते हैं, रिलेशन फर्म्स होती हैं, उनमें हम इमेज बनाते हैं. उसके बाद एजुकेशन आती है जिसमें जो एस्टैब्लिशमेंट का हिडन एम होता है ना, वो आता है. और एटीट्यूड चेंज बाय सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, यानी कि चेंज करना उसके अकॉर्डिंग आपके व्यूज़ क्या हैं. ठीक है, तो उसके बाद जो है वो हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं. जो हमारा टॉपिक है प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन. इसमें हम जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं और जो हमें मोटिवेट करते हैं प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन की तरफ, हम उनको पढ़ेंगे. हम डिफरेंट जो थ्योरीज हैं प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड वो देखेंगे. और कॉग्निटिव और मोटिवेशनल कंपोनेंट्स जो हैं इंटरग्रुप वाइज के उनको वैल्यूएट करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले आता है इंटरग्रुप इंटॉलरेंस. अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं वी एंड दे, ये इंडिकेट करते हैं हमारे कुछ सोशल और साइकोलॉजिकल स्पेस होती है ना स्पीकर के दरमियान, और जो सोशल ग्रुप होता है जिससे वो खुद रेफर करता है, हम उससे जो है वो प्रोनाउंस यूज़ करते हैं. वो लोग जो दे के साथ एसोसिएट करते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं कि वो हम जैसे नहीं है, या वो डिसरिस्पेक्टफुल है, वो हमसे मुख्तलिफ हैं, वो डेंजरस हैं, डिफ़िकल्ट है, एनोइंग है. ठीक है, और बहुत इससे और काफ़ी सारी बातें. ठीक है, बट वो हम जैसे नहीं है, और कभी कभार हम उनके बारे में बुरा भी फील करते हैं, बट हम ये चाहते हैं कि वो हमारे इर्द गिर्द ना हो. ऐसा भी हो सकता है कि वो, यानी कि जो दे हम कह रहे हैं, वो अच्छे पर्सन भी हो सकते हैं, बट हम कहते हैं कि वो हम जैसे नहीं है, इसलिए हम उनके इर्द गिर्द होना पसंद नहीं करते. सोशल ग्रुप्स जो कि दे और देम के साथ या डिस्टेंसिंग प्रोनाउंस के साथ लेबल किए जाते हैं, ठीक है, उनको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती जितनी वी और अस लेबल देने वाले ग्रुप्स को की जाती है. यानी कि उस ग्रुप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है जिस ग्रुप में हम रहते हैं, एज कम्पेयर टू जिसमें कोई और पर्सन रहता है जो कोई और ग्रुप है. ठीक है, तो इंटर ग्रुप इंटॉलरेंस क्या है कि यानी ग्रुप्स के दरमियान एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप के साथ अदम बर्दाश्तगी. ठीक है, यानी कि हम उसको बर्दाश्त नहीं करते. इस चैप्टर में हम जितने भी सोशल साइकोलॉजी होती है ना इंटर ग्रुप इंटॉलरेंसेस की, उनको देखेंगे. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारी प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन की. अब अगर हम प्रेजुडाइज की बात करें तो प्रेजुडाइज एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है. किसी भी जो सोशल कोई भी स्पेसिफिक सोशल ग्रुप है उसके मेंबर्स की तरफ हमारा नेगेटिव एटीट्यूड को हम प्रेजुडाइज कहते हैं. एटीट्यूड एक जनरल टाइप होती है फीलिंग, मतलब एक जनरल टाइप है फीलिंग की, बट जो प्रेजुडाइज है ना वो एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ फीलिंग होती है. ठीक है, स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ फीलिंग होती है. और नेगेटिव एटीट्यूड्स होते हैं हमारे किसी भी सोशल ग्रुप के स्पेसिफिक सोशल ग्रुप के मेंबर से. ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारा नेगेटिव बिहेवियर.
ठीक है। प्रेजुडाइज आपका नेगेटिव एटीट्यूड है, डिस्क्रिमिनेशन आपका नेगेटिव बिहेवियर है जो उन मेंबर्स की तरफ होता है, उन सोशल ग्रुप के मेंबर्स की तरफ होता है जो आपकी प्रेजुडाइज का शिकार है। ठीक है। स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं? स्टीरियोटाइप्स आपके बिलीव्स हैं, मतलब आपके जो एक आपका जो ग्रुप है, ठीक है, उसमें जितने भी लोग हैं उनके जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं ना, उनके बारे में जो बिलीव्स होते हैं वो स्टीरियोटाइप होते हैं। ठीक है। यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप जिससे आप बिलोंग करते हैं, या एक पर्टिकुलर ग्रुप उसके अंदर जितने भी लोग हैं वो जो पर्सनल एट्रीब्यूट शेयर कर रहे हैं ना, ठीक है, उस उसके बारे में जो बिलीव्स होते हैं उनको हम स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं फैक्टर्स जो कि प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन को शेप करते हैं या बनाते हैं। ठीक है। सबसे पहले कॉग्निटिव सोर्सेज आ जाते हैं जिसमें हम लोगों को कैटेगराइज करते हैं। उसके बाद इमोशनल सोर्सेज आ जाते हैं जिसमें स्केप गोट या अथॉरिटेरियन पर्सनालिटीज आ जाती हैं। उसके बाद सोशल सोर्सेज आ जाते हैं जिसमें सोशल इनइक्वालिटीज हैं, यानी कि अनइक्वल स्टेटस है, रिलीजन है या स्टीरियोटाइप की थ्रेट है। सोशल आइडेंटिटी है जिसमें मिनिमल ग्रुप पैराडाइम और सोशल आइडेंटिटी थ्योरी आ जाती है, और इंटर ग्रुप कंपटीशन। तो सबसे पहले हम कॉग्निटिव सोर्सेज ऑफ प्रेजुडाइज की बात कर लेते हैं, जिसमें हमने कहा कि हम कैटेगराइजेशन करते हैं। एक बहुत सिंपल जो तरीका है ना हमारी इन्वायरमेंट का किसी को भी कैटेगराइज करने का, कि वो करते हैं कि वो क्लस्टर्स बनाते हैं चीज़ों के ग्रुप्स की फॉर्म में। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बायोलॉजिस्ट जो है वो प्लांट्स को कैटेगराइज करता है, एनिमल्स को कैटेगराइज करता है, इस तरह ही साइकोलॉजिस्ट लोगों को कैटेगराइज करता है। कैटेगराइजेशन जब हम कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों को उसी तरह परसीव करते हैं डिफरेंटली। ठीक है। जैसे कि मल्टी कल्चरल सोसाइटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए है, तो उसमें लोग जो हैं वो डिफरेंट एसेस्ट्री लेबल्स देते हैं, जैसे कि ब्लैक और वाइट, ठीक है, स्किन कलर की बेसिस पर। उसके बाद जो अफ्रो कैरिबियन मेल्स हैं, उनको लेबल दिया जाता है एज एंग्री ब्लैक मैन, और उनको डेंजरस भी कंसीडर किया जाता है। और पाकिस्तान में ज़ात और बरादरी का जो सिस्टम है ना, उसको कैटेगराइजेशन उसकी बेसिस पर कैटेगराइजेशन की जाती है। बट जो एथनिसिटी और सेक्स है ना, वो पावरफुल टूल्स हैं लोगों को कैटेगराइज करने के। फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे हिस्सों में, जैसे कि यूके में पाकिस्तानी लोगों को पाकिस कहा जाता है, जो कि उनका इंसल्टिंग लेबल समझा जाता है। ठीक है। कैटेगराइजेशन जो है वो प्रेजुडाइज डेवलप नहीं करता, ठीक है, बट वो एक स्टार्टअप देता है हमारी प्रेजुडाइज को। मतलब कैटेगराइजेशन हमारी प्रेजुडाइज तो नहीं बनाता, बट वो हमारी प्रेजुडाइज को एक फाउंडेशन, एक स्टार्टअप देता है। ठीक है। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी जो है ना, वो ये कहती है कि वो लोग जो कि सोशल आइडेंटिटी को बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, वो लोगों को कैटेगराइज करते हैं अस और देम की फॉर्म में। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आउट ग्रुप होमोजेनिटी इफेक्ट। अब आउट ग्रुप होमोजेनिटी इफेक्ट की हमने जो बात की, इसका मतलब है कि हम लोगों को असाइन कर देते हैं, मतलब जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं ना, उनको हमने असाइन किया एक ग्रुप की फॉर्म में। उनको हम समझते हैं कि वो आउट ग्रुप होमोजेनिटी है उनके अंदर। यानी कि हम ये परसीव करते हैं कि जितने भी बाहर के लोग हैं, ठीक है, जितने भी आउट ग्रुप मेंबर्स हैं, वो सब सिमिलर हैं, ठीक है, और सिर्फ हम मुख्तलिफ हैं। दे आर ऑल अलाइक वाइल वी आर डाइवर्स। ठीक है। हमारी ये टेंडेंसी कि हम दूसरे जो आउट मेंबर्स हैं उनको परसीव करते हैं कि वो एक दूसरे जैसे हैं, इसीलिए हम ये बिलीव करते हैं कि उनकी जो पर्सनालिटीज़ हैं, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, उनके जो मोटिव्स हैं, वो भी एक जैसे हैं। और ये बिलीफ जो है ये स्टीरियोटाइप होती है, इसको हम स्टीरियोटाइप कहते हैं, या एक टाइप ऑफ स्कीमा भी कह सकते हैं। इन ग्रुप होमोजेनिटी इफेक्ट भी हो सकता है तब जब एक ही जगह पर डिफरेंट माइनॉरिटीज इकट्ठी हो जाएं। फिर वो एक जैसा एक दूसरे के साथ इसलिए फील करेंगे कि वो एक बेसिस माइनॉरिटी है सारे,
तो इसीलिए वो एक दूसरे के साथ मिलकर सिमिलर फील करते हैं। स्टीरियोटाइप्स जो है ना, वो ऐसे बिलीव्स होते हैं लोगों के बारे में जिसके थ्रू हम लोगों को कैटेगराइज कर देते हैं और फिर उनको इंडिविजुअल वेरिएशन हम नहीं समझते उनके अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है कि स्टीरियोटाइप थिंकिंग का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है क्विकनेस। क्विकनेस में सबसे पहले ये आ जाता है कि जब हम स्टीरियोटाइप थिंकिंग करते हैं तो स्टीरियोटाइप थिंकिंग जो है वो काफ़ी डिस्टिंक्ट इंफॉर्मेशन हमें देती है। यानी कि वो लोग जिनको हम पर्सनली नहीं जानते होते, स्टीरियोटाइप्स के थ्रू और स्टीरियोटाइप थिंकिंग के थ्रू उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। क्विकनेस का मतलब है कि जितनी भी अपीयरेंट क्वालिटीज़ हम देखते हैं, फ़ौरन उसके अकॉर्डिंग हम स्टीरियोटाइप के बेसिस पर अपनी स्टीरियोटाइप थिंकिंग करते हैं और कोई उसके अकॉर्डिंग हम इमीडिएट एक्शन ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसी सिचुएशन है जिसको आप नहीं जानते हैं, तो उसमें आप इमीडिएट एक्शन लेते हैं। किसकी बेसिस पर? स्टीरियोटाइप की बेसिस पर, आपकी स्टीरियोटाइप थिंकिंग की बेसिस पर। और यही आपको आपकी थिंकिंग का एक शॉर्टकट देती है कि आप जल्दी से जो है वो एक डिसीजन ले लें, या एक सोचने का एक शॉर्टकट जो है ये आपको प्रोवाइड करती है। जब भी हम किसी पर्सन को नहीं जानते, ठीक है, तो इसके लिए कि हम एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड यूज़ करें, जिससे ऐसे हो सकता है कि कोई फॉल्टी जजमेंट्स आ सकती हैं, फॉल्टी कंक्लूजन्स आ सकती हैं, और हमारा जो कॉग्निशन है वो बिजी हो सकता है इस टास्क पर। तो इसलिए कि हम दूसरे टास्क के लिए अपने माइंड को फ्री करें, इसलिए हम ये एवोल्यूशनरी चीज़ है कि हम जो है वो स्टीरियोटाइप थिंकिंग यूज़ करते हैं और लोगों को अपीयरेंट क्वालिटीज़ की बेसिस पर, क्विकनेस की बेसिस पर जानते हैं, उनके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं। जितने भी सोशल जजमेंट्स होती हैं उनको हम स्टीरियोटाइप के अकॉर्डिंग फिल्टर करते हैं, बाकी हर इंफॉर्मेशन को हम इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ वो जजमेंट जो हमारी स्टीरियोटाइप के साथ कंसिस्टेंट होती है उसको हम फिल्टर आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से काफ़ी सारे ऐसे रिजल्ट्स होते हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं जबकि वो रेलिवेंट भी होती है, और इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारी स्टीरियोटाइप के साथ मैच नहीं करती, इनकंसिस्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टीरियोटाइप अगेंस्ट एलियन कल्चर्स। हमने बात की उसके बाद के स्टीरियोटाइप्स अगेंस्ट एलियन कल्चर्स क्या होता है, ठीक है। तो इसमें जो है ना वो एक रिसर्च की गई थी यूके में, कि ये एक्सप्लोर किया जाए कि जो मेंटल हेल्थ की बारे में जो लोगों की परसेप्शंस हैं, ठीक है, जो मेंटल हेल्थ के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनकी क्या परसेप्शन है कि जब वो डिफरेंट, मतलब उनका जो कल्चरल स्टीरियोटाइप है उससे उनकी परसेप्शन किस तरह अफेक्ट होती है, ठीक है। तो ये सब एक्सप्लोर करने के लिए यूके में एक रिसर्च कंडक्ट की गई थी। कुछ इम्पोर्टेंट नरेटिव्स होते हैं, यानी कि उनके एज इट इज वर्ड्स जो है ना वो लिए गए, ठीक है, वो लिखे गए हैं। अब जैसे कि कुछ नरेटिव्स हैं ट्रेडिशनल फेमिनिस्ट रोल के बारे में, ठीक है, ये उनसे लिए गए हैं और ये एज इट इज जो है वो शो किए गए हैं। अब यहाँ पर ये जो नरेशंस दी गई हैं, दो तरह की जो नरेटिव्स दिए गए हैं, ठीक है, इससे ये शो हो रहा है कि जो साउथ एशियन कंट्रीज का जो कल्चर था उससे ये लोग फेमिलियर नहीं हैं, बट इनके अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलरली जो वुमेन्स हैं जो एशियन कल्चर से बिलोंग करती हैं, उन्हें ये समझते हैं कि वो डिप्रेस्ड हैं। क्यों है? क्योंकि उनकी कल्चरल पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग इसी तरह एज्यूम किया जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टीरियोटाइप्स में कुछ कल्चरल कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो इसी नैरेटिव्स की एग्जांपल को हम लेते हैं। डिफरेंट नैरेटिव्स दिए गए हैं, ठीक है। ये जो नैरेटिव्स दिए गए हैं, तीन तीन जो नैरेटिव्स दिए गए हैं, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जो मेंटल हेल्थ के जो प्रोफेशनल्स हैं जो यूके में हैं, इनके पास यही एक आइडिया है कि वो लोग जो कि दूसरे कल्चर से बिलोंग करते हैं, मतलब जो भी जितने भी उनके कल्चर के अलावा जितने भी कल्चर से बिलोंग करते हैं, अगर वो अपने कल्चर को छोड़ दें
और वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर लें तो ये उनके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, और कहते हैं कि इस ये जो कल्चर का कॉन्फ्लिक्ट है वो तभी खत्म हो सकता है, तभी सॉल्व हो सकता है अगर वो अपने कल्चर्स को छोड़ दें और वो वेस्टर्न कल्चर्स अडॉप्ट कर लें। ठीक हो गया। तो उसके बाद स्टीरियोटाइप्स में अरेंज्ड मैरिज की बात की गई, इसके बारे में भी जो नैरेटिव्स हैं वो नैरेटिव दिया गया है। ठीक है, अब इसमें भी ये आइडिया मेंशन किया गया है कि जो अरेंज मैरिज है उसको समझा जाता है कि वो इनहेरेंटली साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है। ठीक है, और उसको क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, उसके बाद स्टीरियोटाइप्स में एक्सपेक्टेशंस और अवेयरनेस आता है। एक्सपेक्टेशंस और अवेयरनेस में ये आता है कि यहाँ पर भी कुछ नैरेटिव्स दिए गए हैं। ठीक है, और जो जितने भी मेंटल हेल्थ के प्रोफेशनल्स थे जो कि यूके से थे, ठीक है, उनका ये मानना था कि जितने भी साउथ एशिया के लोग हैं, वो वुमेन्स हैं या जितने भी वहाँ के लोग हैं, वो डिप्रेस होने की एबिलिटी ही नहीं रखते। ठीक है, यानी कि जो वेस्टर्न थेरेपिस्ट हैं वो एशियन कल्चर्स की जो स्ट्रेंथ है उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे, और वो जो डिस्ट्रेस के अगेंस्ट पॉजिटिव जो है ना वो एक पॉजिटिव बफर दे रहे थे। ठीक है, उसके बाद आता है इमोशनल सोर्स ऑफ प्रेजुडाइज। मतलब क्या सोर्स, इमोशनल सोर्स क्या होता है जिससे हम प्रेजुडाइज डेवलप करते हैं? फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन होता है। ठीक है, जिसे हम स्केपगोट थ्योरी भी कहते हैं। अब प्रिजुडाइज को इस तरह देखा जाता है कि जब भी कोई किसी ग्रुप के बारे में, किसी पर्सन को एग्रेशन है, गुस्सा है किसी ग्रुप के बारे में, तो वो उस गुस्से को प्रिजुडाइज के थ्रू डिस्प्लेस करता है, जो उसके स्केपगोट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, यानी कि प्रिजुडाइज को ये समझा जाता है कि ये लोगों का एग्रेशन है किसी ग्रुप के बारे में और ये स्केपगोट की तरह एक्ट करता है। यानी कि जब आपकी फ्रस्ट्रेशन का जो कॉज है वो बहुत वो अननोन होता है, तो फिर हम जो है वो हॉस्टिलिटी जो है वो शो करते हैं। यानी कि जब हमारी फ्रस्ट्रेशन का, हमारे गुस्से का जो कॉज है, जो वजह है, वो बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग हो, हमें गुस्सा दिलाने वाली हो या अननोन हो, तो हम उसकी तरफ हॉस्टिलिटी शो करते हैं। ये जो हम एंगर को शो करते हैं वो वेरी कर सकता है। ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 की डिफीट है, उसमें इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, काफ़ी सारे जर्मन्स ने ज्यूज को विलन के तरह जो है वो एक्सपेक्ट किया, और एक जर्मन लीडर ने एक्सप्लेन किया कि जो ज्यू हैं वो इतने कन्वीनियंट हैं कि अगर यहाँ पर कोई ज्यूज ना होते तो जितने भी एंटी सेमाइट्स थे उनको इन्वेंट करना पड़ वो उनको इन्वेंट करते। ठीक है, जब फॉर एग्जांपल जैसे कॉटन प्राइसेस जो हैं वो कम हुई तो जो इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ गई। वाइट को ब्लैक, मतलब जितने भी वाइट लोग थे उन्होंने जो ब्लैक लोग थे उनको इजी स्केपगोट समझा। ठीक है, यहाँ यानी कि जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनमें इकोनॉमिक डिप्रेशन आया सिविल वार के बाद। एक एक जो फ्रस्ट्रेशन का जो हमारा सोर्स होता है ना वो हमारा कंपटीशन भी होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया का, अमेरिका का और इंडिया का, या इस तरह के डिफरेंट मतलब डिफरेंट ग्रुप्स बने हैं, डिफरेंट कंट्रीज हैं। तो जब कंपटीशन की बात आती है उसमें रियल कन्फ्लिक्ट होता है आपका, रियलिस्टिक ग्रुप कन्फ्लिक्ट थ्योरी आती है इसमें। ठीक है, और आपकी गोल फुलफिलमेंट होती है। तो दूसरे ग्रुप के बारे में, आपके ग्रुप की जो गोल फुलफिलमेंट है उसके बारे में भी आपको फ्रस्ट्रेशन होती है। उसके बाद इमोशनल सोर्सेज ऑफ प्रेजुडाइज में प्रेजुडाइज एज अ पर्सनालिटी टाइप भी आती है। एडोर्नो और फ्रैंकल ब्रुन्सविक ने, नाजी जर्मन जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी,
ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड थे कि वो जो जीनोसाइड मतलब मिलियंस ऑफ ज्यूज को मारा गया था उसके पीछे साइकोलॉजी क्या थी। ठीक है। तो उन्होंने साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव को यूज़ किया और एडोर्नो, फ्रैंकेल और ब्रेसविक ने डिस्कवर किया कि किस तरह लोगों की जो कुछ पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उनको इंटर ग्रुप हॉस्टिलिटी के लिए जो है वो मोटिवेट करते हैं। उन्होंने इंटरव्यूज, केस हिस्ट्री, सर्वे यूज किए और अथॉरिटेरियन पर्सनालिटीज को आइडेंटिफाई किया। अथॉरिटेरियन लोग जो हैं वो ज़्यादा रिजिड होते हैं कल्चरल रूल्स की तरफ, वैल्यूज़ की तरफ, और ये बिलीव करते हैं कि जो मोरालिटी होती है वो राइट और रॉन्ग की चॉइसेस को क्लियर करती है। ठीक है। मतलब जो अथॉरिटेरियन लोग होते हैं वो अपने कल्चरल रूल्स और वैल्यूज के बारे में बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं और वो कहते हैं, वो ये मानते हैं कि जो मोरालिटी है वो राइट और रॉन्ग के दरमियान आपको सही चॉइस बताती है। ठीक है। जो अथॉरिटेरियन पर्सनालिटीज होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि अथॉरिटी के सामने वो सबमिसिव होती हैं और और जो वीक होते हैं, यानी कि जो उनके सामने वीक होते हैं, उनके लिए वो इंटॉलरेंस शो करते हैं। ठीक है। उसके बाद एडोर्नो और फ्रैंकल ब्रेसिक ने, लेविन्सो और स्टैनफोर्ड ने कंस्ट्रक्ट किया एफ यानी कि फेसिट स्केल, जिससे उन्होंने अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी को मेजर किया। अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी के जितने भी रिजल्ट्स आए, मतलब कहा जाता है कि जो अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी है ना वो आती है पर्सनालिटी के कन्फ्लिक्ट्स की वजह से, या जो चिल्ड्रंस में जो उन्हें हार्शली जो है वो ट्रीट किया जाता है, या जो हार्श चिल्ड्रन प्रैक्टिसेस होती हैं वो पर्सनालिटी के अंदर कन्फ्लिक्ट लाती हैं और वो अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी डेवलप करती हैं। उसके बाद आता है सोशल लर्निंग थ्योरी। 1980s में अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी के अंदर जो इंटरेस्ट था वो ज़्यादा बढ़ा और उसके बाद वो अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी को दोबारा रिवाइज किया गया, उसे दोबारा बढ़ाया गया। एल्टिमायर ने इसे रिवाइव किया। उसने कहा कि जो अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी है वो पर्सनालिटी कन्फ्लिक्ट फ्रॉम चाइल्डहुड से नहीं आती, बल्कि वो एडोलसेंस जो सोशलाइज करते हैं ऐसे अथॉरिटेरियन लोगों के साथ, ठीक है, उनके अंदर ये टेंडेंसीज आ जाती हैं। वो मॉडल करते हैं, यानी कि दूसरों को देखकर खुद को वैसा बनाते हैं, वो रीइंफोर्स होते हैं उससे। ठीक है। एल्टमियर ने सजेस्ट किया कि जो अथॉरिटेरियन पर्सनालिटीज हैं वो लोगों की लर्निंग से आती हैं। जब लोग लर्न करते हैं, एक प्रिजुडाइसियल स्टाइल लर्न करते हैं एडोलसेंस में, तो तब उनके अंदर अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी आती है। स्टडीज ने जितने भी पास्ट 20 ईयर्स में जो स्टडीज कंडक्ट की गई, उन्होंने इस सोशल लर्निंग थ्योरी को और इस सोशल लर्निंग पर्सपेक्टिव को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। यहाँ पर आपका लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।